गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 4.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिए थे और मैं सोचता हूँ आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। आगे हम देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि यदि ओमेगा जो ओमेगा है वो इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। और सारणिक आप लोगों को इसमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और सारणिक है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, जहां पर ओमेगा क्या आपका इकाई का घनमूल है। और इकाई के घनमूल होने के लिए आप लोगों ने जब 11th क्लास में समीकरण संख्या पढ़ी थी तो उसमें आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ओमेगा जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और साथ में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका 0। तो आपने ये दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी किसके लिए, इकाई के घनमूल ओमेगा के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें जो सारणिक दिया हुआ है इकाई के घनमूल ओमेगा के लिए दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखा है, ओमेगा क्यूब दिखेगा। तो ओमेगा क्यूब जहाँ पर भी लिखेगा उसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये 1। ओमेगा क्यूब का मान 1 रख दिया है, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से तीनों जोड़ लो या फिर डायरेक्टली इसका प्रसार भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम यहाँ से सोल्व करते हैं और सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसके लिए R1 के ऊपर संक्रिया लगाते हैं या फिर चलो डायरेक्ट प्रसार ही कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर और प्रसार करेंगे इसका तो हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाई में इसका जो सारणी है सेकंड में क्या होगा 1 ओमेगा और 1, बीच में माइनस लगाएंगे, ये 1 है। इसका हमारे पास मल्टीप्लाई इसका सेकंड क्या होगा 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तीसरा एलिमेंट, इसका सेकंड क्या होगा हमारा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। यहाँ पर लिखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। ठीक है। इसको हल करेंगे। हल करने के लिए पहले इसको हल करते हैं पहले सारणी को। तो यहाँ पर हमें मिलता है 1 मल्टीप्लाई में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 into 1 कितना होगा 1। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस में 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा करना है। यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा कितना हो जाएगा आपका ओमेगा क्यूब। तीसरा जो हमारा एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक को ओमेगा से गुणा किया ओमेगा हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ओमेगा बीच में माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करते हुए जो ओमेगा क्यूब दिख रहा है उसका मान कितना लगेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 प्लस जो आपका ओमेगा स्क्वायर है इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास मिलेगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर कितनी 4। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस में कितना हो गया 0 और 0 को 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0। तो माइनस में आ जाएगा आपका 0 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस में या यहाँ पर आपका है ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इनटू में ओमेगा। तो चलिए यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका
सकते हैं हम कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से हम 2 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो हम जानते हैं क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो -1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2 माइनस में, इसका मान हो गया -1 तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस कितना हो गया आपका 1, कितना आ जाएगा आंसर 3। तो जो आपका जो सारणी दिया हुआ है इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो इकाई का जो घनमूल ओमेगा होता है उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो गुणधर्म होते हैं क्या होते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जहां पर भी हमें ओमेगा दिखेगा क्वेश्चन में वहां पर 1 रखना है और ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 की वैल्यू कितनी, 0 पुट करनी है। क्लियर है? अब हम आगे इसको एक बार नोट कर लीजिए। इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि सारणी दी हुई है उसका मान बराबर होगा 4 × a स्क्वायर × b स्क्वायर × c स्क्वायर के। तो चलिए पहले सारणी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध करना हमें a स्क्वायर bc और ac प्लस c स्क्वायर। दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर और ac। तीसरी पंक्ति दी हुई है ab b स्क्वायर प्लस bc और c स्क्वायर। बराबर में सिद्ध करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो देखिए हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर हम R1 R2 और R3 और R3 को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा bc प्लस 2b स्क्वायर और इसमें मिलेगा 2c स्क्वायर प्लस 2ac। और अगर हम कॉलम को जोड़कर देखें तो कॉलम को जोड़ने पर हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस bc प्लस ac और प्लस में c स्क्वायर। तो हम सबसे पहले पंक्तियों को जोड़कर देखते हैं कि हमारे पंक्तियों को जोड़ने पर क्या हमारा यहाँ पर कुछ कॉमन आता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने इनको जोड़ दिया है तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2ab। और यहाँ पर देगा आपका 2b स्क्वायर प्लस 2bc
और यहाँ पर मिलेगा आपको 2c स्क्वायर प्लस 2ac। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab, b स्क्वायर ac और ab। इसी प्रकार b स्क्वायर प्लस bc और यहाँ पर c स्क्वायर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी LHS की, तो सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? LHS से। इसमें हमने संक्रिया लगाई, R1 में संक्रिया लगा रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो तीनों पंक्तियां हैं उनको जोड़कर कहाँ पर लिखेंगे? पहली पंक्ति के स्थान पर, बाकी दोनों पंक्तियां एलएचएस हमारे पास रहेंगी, सेम रहेंगी। अब देखिए यहाँ से दो कॉमन आ रहा है पहली पंक्ति में से, तो R1 में दो कॉमन लेने पर, और कॉमन लेते हैं तो कहाँ लिखते हैं? हम बाहर लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में, अब यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? a कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं, या फिर पहले से दोबारा से लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ab और ab। इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2b स्क्वायर, सॉरी दो तो हमने कॉमन ले लिया, तो b स्क्वायर प्लस bc, b स्क्वायर प्लस bc। यहाँ पर आ जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस ac और c स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? हम a कॉमन ले सकते हैं, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी a कॉमन आएगा और यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा? a कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो कॉलम है उसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? हमें b कॉमन लिया जा सकता है, और तीसरे कॉलम में से c हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं C1 में A तथा C2 में B व C3 में से C कोवेनिस्ट लेने पर, और कोवेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास जो हम कॉमन लेते हैं उनको क्या करते हैं? हम सारणी के साथ में मल्टीप्लाई में लिखते हैं। दो पहले से मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में ABC, और यहाँ पर कॉमन लेने पर आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? A हमने कॉमन ले लिया इसमें, तो यहाँ पर A और प्लस में क्या बच जाएगा? B। यहाँ पर जाएगा आपका A प्लस B। इसी प्रकार इसमें भी क्या बचेगा? A प्लस B बचेगा A कॉमन लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B। और जो आपका लास्ट में है वो क्या है? AB। A कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? B। चलिए आगे देखें दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या कॉमन ले रहे हैं? हम b कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर b कॉमन लेने पर इसमें तो बचेगा b, और प्लस में जो bc है, bc में से b कॉमन लेने पर क्या बच जाता है? c। यहाँ पर लिखेंगे हम b प्लस c, b स्क्वायर है, b स्क्वायर में से b कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर b, और नीचे वाला b स्क्वायर प्लस bc है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? b प्लस c। आगे देखते हैं, तो आगे आपके पास है c स्क्वायर प्लस ac, इसमें c कॉमन लेना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका c प्लस a। ac में से c कॉमन लेते हैं तो आपका रहता है a, और c स्क्वायर में से c कॉमन लेने पे आएगा आपका c। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दो पंक्तियां इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं कि हमें 0 मिल जाए, या फिर इसका हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली प्रसार भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से R1 जो है R1 में संख्या लगाते हैं R1 माइनस R2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2ABC, और यहाँ पर आपको मिलेगा A प्लस B में से A प्लस B घटाएंगे क्या मिल जाएगा? 0। B प्लस C में से B घटाते हैं तो क्या मिलता है आपको? C, और C प्लस A में से C घटाते हैं तो यहाँ आपको सॉरी A घटाते हैं क्या मिल जाता है आपको? C, और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B, B A B B प्लस C और C। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि आपका पहला पंक्ति है उसमें से हम क्या कर सकते हैं? C को कॉमन ले सकते हैं, और C कॉमन लेंगे तो यहाँ से लिख देंगे R1 में से C कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर
फिनिश लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2ab, c पहले से c कॉमन ले लिया, क्या जाएगा c², यहाँ पर बचेगा 0 1 1 a प्लस b, b और a, नीचे आ जाएगा b प्लस c और c। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने सबसे पहले किया गया है कि जो पहली पंक्ति है उसमें दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों को जोड़ करके लिखना है। जोड़ने के बाद में मिलेगा 2a² प्लस 2ab, 2b² प्लस 2bc, 2c² प्लस 2ac। लेकिन जो दोनों पंक्तियां हैं उनके ऊपर हमने क्वेश्चन क्लियर नहीं लगाई है, r2 और r3 पर, ये ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। अब r1 है उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद a² प्लस ab बच गया, b² प्लस bc बच गया और c² प्लस ac बच गया। बाकी की दोनों पंक्तियां ऐसे। अब देख सकते हैं जो आपका c1 है, c1 में से a कॉमन लिया जा सकता है और c2 में से b कॉमन लिया जा सकता है। इसी प्रकार c3 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने पर आपके पास यहाँ पर जो abc है बाहर मल्टीप्लाई में आएंगे तो बन जाएगा 2abc और पहला जो स्तंभ होगा वो क्या बनेगा a प्लस b और b, क्योंकि हमने पहले कॉलम में से क्या कॉमन लिया है, a कॉमन लिया है। दूसरे कॉलम में हमने b कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b प्लस c, b और b प्लस c। तीसरे कॉलम की बात करें, c कॉमन ले रहे हैं, c² प्लस ac में से क्या बचेगा c प्लस a, ac में से c कॉमन लेंगे तो a बच जाएगा और c² है, c² प्लस a कॉमन लेने पर क्या बचेगा, सॉरी c कॉमन लेने पर क्या बचेगा, c बच जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर r1 में से r2 हटा दें तो ये 0 हो जाता है, यहाँ पर क्या आता है आपका c आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, c बचेगा। तो पहली पंक्ति में से हम क्या कॉमन लेंगे, c कॉमन ले सकते हैं, कोवेरिएंस ले सकते हैं और हम उसको लिख देंगे तो हमारे पास एक सारणी मिलेगी जिसका हम आगे क्या कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। एक बार इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं इसको। तो ये आप देखते हैं इसको, जो हमारे जो सारणी मिला हमें इसमें हमारे पास दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में क्या है, एक और एक है। तो किसी भी एक कॉलम में से दूसरा कॉलम हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा ऊपर। तो हम यहाँ पर C2 में से C2 माइनस क्या कर देंगे, C3। तो अगर तीसरा कॉलम है उसको दूसरे कॉलम में से घटा देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2abc² और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 a प्लस b और b, ये एच भी रहेगा। दूसरे कॉलम पर हमने संक्रिया लगाई है, क्या लगाई है, दूसरे कॉलम में से तीसरा कॉलम घटाना है। तो एक में से एक घटाने पर कितना आएगा, 0, b में से a घटाएंगे कितना बचेगा आपका
नीचे आपका है b प्लस c, उसमें c घटाते हुए कितना बचता है b। यहाँ पर आ जाएगा 1 a और c एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास पहली पंक्ति में दो जीरो हैं, तो यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और प्रसार सभी को करना आ गया होगा। r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो हमें मिलेगा 2abc² मल्टीप्लाई में जीरो के लिए क्या रहेगा 0, फिर से 0 है तो माइनस का 0 प्लस में 1 मल्टीप्लाई, इसका जो सेकंड है वो क्या आएगा a प्लस b, b माइनस a, b और b। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर a प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को b माइनस a से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास ये आ जाएगा 2abc² मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई a प्लस b को b से मल्टीप्लाई करें तो b मल्टीप्लाई में a प्लस b माइनस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस a से। ठीक है, तो हमारे पास जो b है b को हम कॉमन लेकर के बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास b × b² 2ab क्या हो जाएगा b² और c², क्योंकि हमारे पास b पहले से है और b उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, और a से गुणा करने पर यही मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते डायरेक्ट a प्लस b माइनस में क्या है b और प्लस में a, क्योंकि माइनस का a है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस a। यहाँ से देखिए b से b कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2ab² c² और a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। 2 को 2 से गुणा किया 4, a को a से गुणा करेंगे तो a² b² और c²। यही क्या है हमारा RHS है, हमें यही सिद्ध करना है, इसलिए क्या लिया हम यहाँ पर हेंस प्रूव। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। संक्रियाएं और जो गुणधर्म हमारे उनका उपयोग करते हुए हमने यहाँ से इसको सराहने को सिंपल किया है, सोल्व किया है यहाँ तक, और उसके बाद क्या किया हमने इसका प्रसार कर दिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया कि यदि सारणी डेल्टा बराबर में a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 में जो आपके कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 होंगे वो क्या होंगे, जो एलिमेंट्स दे रखे हमें A1 B1 C1 स्मॉल में उनके क्या है सहखंड हैं, तो
हम सारणी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डेल्टा बराबर में दिया हुआ है A1 B1 C1। दूसरी पंक्ति में है A2 B2 और C2। तीसरी पंक्ति आपकी है A3 B3 और C3। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि जो A1 B1 C1 इसी प्रकार से A2 B2 और C2 वो क्या है क्रमशः A1 B1 और C1 के सहखंड है। ठीक है, क्या है ये सहखंड है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो डेल्टा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 जो हमारा सारणी बनेगा उसके बराबर होती है। तो चलिए इसके लिए आपको संकेत भी दिया हुआ है कि यहाँ से सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सारणी है, उसको हमने क्या नाम दे दिया डेल्टा डैश। और ये किसका सारणी है सहखंडों का सारणी है। किसका सारणी है सहखंडों का। हमारे कौन से हैं A1 B1 और C1। यहाँ पर A2 B2 और C2। यहाँ पर आएगा आपका A3 B3 और C3। ठीक है, तो हमने आपको मान लिया कि हमारे पास सारणी डेल्टा डैश है, वो किसका सारणी है सहखंड। जो हमारे A1 B1 C1 है A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 जो हमारे सहखंड होंगे उनका एक हमने सारणी मान लिया है। और हम क्या करेंगे इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किससे करते हैं डेल्टा से करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे डेल्टा डैश से। तो हमारे पास A1 B1 C1। दूसरी पंक्ति है A2 B2 और C2। नीचे है A3 B3 और C3। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बताया गया है। तो सारणी को हमारा दूसरा सारणी को लिखते हैं कैपिटल A1 कैपिटल B1 और C1। यहाँ पर आएगा आपका A2 B2 और C2। तीसरी पंक्ति A3 B3 और C3। मल्टीप्लाई करना आपको बताया गया है कि आप लोग चाहो तो पंक्ति को स्तंभ से कर सकते हैं या पंक्ति को पंक्ति से भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पंक्ति को पंक्ति से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पंक्ति को पंक्ति से गुणा। और पंक्ति को पंक्ति से गुणा करेंगे जो आपकी पहली पंक्ति है उसको पहली पंक्ति से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इसमें डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर A1 मल्टीप्लाई में कैपिटल A1 जो संगत अवयव होगा A1 के सापेक्ष क्या होगा कैपिटल A1। B1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कैपिटल B1 से। तो प्लस में B1 मल्टीप्लाई में कैपिटल B1 प्लस C1 मल्टीप्लाई C1 कैपिटल C1। ठीक है, अब पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास चलिए एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए जो पहले हम उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं।
चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास हम डेल्टा को डेल्टा डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 और C1 सॉरी प्लस में C1 और कैपिटल C1। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके संगत अवयव A2 से तो यहाँ पर कैपिटल A2 प्लस B1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से तो यहाँ पर कैपिटल B2 प्लस इसी प्रकार में C1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। जो हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरे एलिमेंट की बात करें तो तीसरा जो एलिमेंट होगा पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करने पर आएगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर A1 मल्टीप्लाई A3 प्लस B1 मल्टीप्लाई B3 प्लस C1 मल्टीप्लाई C3। आपके तीन अवयव बन गए। ठीक है, पहली पंक्ति को हमने पहली पंक्ति दूसरी और तीसरी तीनों से मल्टीप्लाई कर ली है। अब दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा A2 A1 A2 को A1 से B2 को B1 से और C2 को C1 से तो प्लस में B2 B1 प्लस C2 C1। यहाँ पर आएगा A2। अब इसको दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ आएगा A2 प्लस B2 मल्टीप्लाई में कैपिटल B2 प्लस में C2 को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कैपिटल C2। अब दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। अब तीसरी पंक्ति की बात करें तो उसके लिए तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई तो A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस में C3 तो क्या आ जाएगा C2। तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं तो A3 मल्टीप्लाई में A3 प्लस B3 मल्टीप्लाई B3 और प्लस में C3 मल्टीप्लाई C3। क्लियर है? तो हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया इसका। अब देखिए हमने सारणियों को गुणन पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सारणी का मान मिलता है। और अगर संगत सहखंडों से गुणा ना करके किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास गुणन से हम देख सकते हैं A1 A1 B1 B1 C1 और C2 ये तो क्या देगा? सारणी का मान देगा क्योंकि A1 का जो संगत सहखंड है वो क्या है? A1 है, B1 का कैपिटल B1 है और C1 का कैपिटल C1 है। तो ये तो क्या देगा हमें? सारणी का मान देगा। और सारणी कौन सी? जो डेल्टा हमें दी हुई है वही, क्योंकि एलिमेंट्स कौन से हैं? A1 B1 और C1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा मल्टीप्लाई में डेल्टा डैश इज इक्वल टू यहाँ पर मिल सकते हैं डेल्टा। ठीक है, सारणी का मान है। ठीक है, डेल्टा मान में क्या होगा? सारणी का मान। आप लोगों को मतलब याद होना चाहिए कि संगत अवयवों को संगत सहखंड से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सारणी का मान प्राप्त होता है। लेकिन किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका मान सदैव 0 मिलता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है, संगत नहीं है इसलिए क्या मिलेगा? इसका मान 0। इसी प्रकार तीसरा क्या है? A1 A3 B1 B3 C1 C3 तो इसका मान क्या हो जाता है आपका? 0। आगे बात करें A2 A1 ये भी संगत नहीं है, यहाँ पर क्या मिलता है? 0। A2 A2 B2 B2 C2 और C2 संगत है इसलिए क्या मिलेगा आपको? सारणी का मान मिलेगा। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रकालीय मान वही रहता है, हमेशा सेम रहता है। इसी प्रकार तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास? 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये क्या है? संगत नहीं है, इसलिए हमारे पास इसको हम देखें A3 A3 यहाँ पर क्या मिलता है आपको? डेल्टा। क्लियर? आगे बात करें इसका मान निकाल लेते हैं और
उसका मान निकालेंगे R1 के सापेक्ष निकालें, C1 के सापेक्ष, लिख दूंगा मैं यहाँ पर R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष के साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा इंटू जीरो, सॉरी डेल्टा जीरो जीरो और डेल्टा। इसको हल करते हैं तो मिल जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर और बराबर क्या आपका डेल्टा डॉट डेल्टा एक्स। अब आप लोग तुलना करके देख सकते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा डेल्टा डैश बराबर में डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा डैश का जो मान है वो क्या है आपका कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3। क्लियर है? हमें यही सिद्ध करना था कि डेल्टा स्क्वायर का मान उसके बराबर होगा। इस विधि के सारणी के लिए आप लोग इस प्रकार सॉल्व करना है, इसको नोट करिए। और इसके अलावा एक्सरसाइज जो हमारी 4 है विविध प्रश्नमाला, उसके जो क्वेश्चंस हैं जितने ज़्यादा हो सके उनको आप सोल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करते हुए इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।